कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के इकाई 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा से हम लेंगे पार्ट 5वां और इसमें आज हम लेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। हम देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी सीमाएं, उसको संतुलित करने की विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम आज देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण रसायन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हम कम शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक और उसके बनने वाले पदार्थों को एक संकेत या सूत्र के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, जिसमें अणु, परमाणु या आयन ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उसको एक सूत्र या संकेत के माध्यम से व्यक्त करने वाली समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण में हम सूत्रों को, संकेतों को लिख दें तो बिना कहे आप समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा अभिकारक है और कौन सा क्रियाफल है, किस अवस्था में है। ये सभी चीज़ें बिना बताए हम समीकरण के माध्यम से, आपको संकेत के माध्यम से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए एक समीकरण लें, जैसे मेथेन CH4 ऑक्सीजन से क्रिया करके ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और इस प्रकार से ये जो क्रिया है ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इसके दौरान जो ऊष्मा निकलती है डेल X माइनस X किलो जूल पर मोल जो आगे हम इसको लेंगे। तो इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका अन्य अभिक्रिया है मैग्नीशियम, और यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएं तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन देता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए और अभिक्रिया लें, एल्युमिनियम कार्बाइड Al3C4 L4C3 प्लस H2O क्रिया कर बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, मेथेन। तो अभी ये समीकरण संतुलित, कोई भी समीकरण संतुलित अभी नहीं है। ऐसे समीकरण को हम ढांचा समीकरण कहते हैं। तो ये तो हो गया समीकरणों के बारे में। अब हम देखेंगे समीकरण जो है उसके लिखने का जो तरीका है। जैसे हम समीकरण में जो अभिकारक होते हैं, जो क्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, उसको अपने हाथ के बाएं साइड में लिखते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। दोनों के बीच में हम एरो का निशान लगा देते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये अभिक्रिया किधर से किधर की ओर जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो आप देख रहे हैं, कोई अणु है, ये अणु को देख रहे हैं, अणु है, ये परमाणु है, अणु है, यौगिक है ना, ये यौगिक है, यौगिक है। तो इस प्रकार से तो अणु, परमाणु और यौगिक के बारे में हम पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो समीकरण है, ये समीकरण में कुछ कमी होती है। कमी का मतलब ये है कि इसको
हम समीकरण की सहायता से हम पूरे रासायनिक समीकरण की व्याख्या हम नहीं कर सकते, कुछ कमी है। तो कमी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपका इस समीकरण में ये अवस्था पता नहीं चल रहा है। अवस्था का मतलब इसमें कौन सा गैस है, कौन सा द्रव है, कौन सा ठोस है, कौन सा एक्वा सॉल्यूशन है, जेली विलियन है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसी प्रकार से यदि हम दूसरा जो है ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, जैसे अन्य प्रकार के जो अभिक्रिया है कि उत्क्रमणी है कि अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें कौन सा अवक्षेप बनता है, कौन सा गैस बनता है, ये समीकरण से पता नहीं चल पाता। तो ऐसे समीकरण को हम उसमें कमी मानते हैं और उसका हम निराकरण करते हैं, अर्थात रासायनिक समीकरण के कमियों को दूर करने के उपाय। तो पहला जो उपाय है, ये पहला उपाय है इसकी अवस्था बदलना, अवस्था बनाना। तो जैसे मान लीजिए आपका ये CH4 है, तो CH4 का मतलब ये है कि यदि हम इसको CH4 इस प्रकार से लिख दें, तो यहाँ पर G लिख दें, तो ये पता चल जाएगा ये गैस है, ऑक्सीजन ये गैस है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये हो जाएगा H2O, ये द्रव है, लिक्विड है। तो इससे ये पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं कौन सा ठोस है, द्रव है, गैस है, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस में, तीनों में से कोई भी एक अवस्था हो सकता है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका Mg है, Mg मतलब ये ठोस है, यहाँ पर S लिख देंगे, S का मतलब सॉलिड है, G का मतलब गैस है, L का मतलब लिक्विड है। तो इस प्रकार से हम एक इसमें समस्या का निराकरण कर सकते हैं। दूसरा है सांद्रता। तो जो सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है जो विलयन होता है वो आपका तनु है या सांद्र है। तो तनु है, सांद्र है, यहाँ पर जैसे ये लिख देंगे यहाँ पर, और ये लिख देंगे डाइल्यूट, DIL। तो मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HCl, इसका मतलब ये हुआ डाइल्यूट है, इसका मतलब क्या है, जल की ज़्यादा मात्रा है और HCl की कम मात्रा है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका और भी समीकरण है, उसमें लिख देंगे कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट का मतलब होता है सांद्र, जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है और जल की मात्रा कम है। तो जैसे मान लीजिए आपका Cu कॉपर है प्लस H2SO4 है, और यहाँ पर लिख देंगे CnC कंसंट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये कंसंट्रेट है और इस प्रकार से ये डाइल्यूट है, ये इसकी विलयन की सांद्रता पता चल जाता है। उसके बाद है ताप दाब सांद्रता का। तो ताप दाब सांद्रता का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये क्रिया कर अमोनिया बनाता है, क्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो अमोनिया जो है इसका सूत्र है NH3। यह ढांचे समीकरण है, अभी संतुलित नहीं है। तो यदि हम इसमें ताप दाब, जैसे ये ताप जो होता है 300 सेंटीग्रेड ताप, जिसको केल्विन में करेंगे 273 जोड़ देंगे इसमें, तो 573 केल्विन कर सकते हैं। और दाब जो है 300 ATM, ATM मतलब 300 वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार से इसमें ताप दाब और दूसरा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जैसे मोलिब्डेनम और आयरन Fe। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, उत्प्रेरक जो है मोलिब्डेनम और आयरन की उपस्थिति में ये जो है अमोनिया गैस बनता है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम ताप दाब और उत्प्रेरक को हम इस प्रकार से लिखकर समीकरण की जो कमी है, उसकी अधूरा है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट समीकरण है, जैसे मान लीजिए है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये क्रिया कर नमक के घोल से क्रिया करता है और ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड और प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर
कि जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं तो उसमें यदि हम ये अवक्षेप बनकर नीचे बढ़ जाता है, यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड बनता है वो अवक्षेप हो जाता है और नीचे आपका बैठ जाता है। तो ये आपका ये अवक्षेप को दर्शाता है, नीचे बैठ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो गैस है, मान लिया आपके गैस है, तो ये बताता है कि जो गैस है ये ऊपर की ओर, गैस हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उड़ जाता है, ये बताता है। कुछ अभिक्रियाओं के उत्क्रमणी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये आपका क्रिया करके हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं, फिर हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इसमें दोनों तरफ के तेल का निशान लगाकर हम उस क्रिया के उत्क्रमणी होने की विधि को हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अभिक्रियाओं में इस प्रकार से जो कमी है समीकरण को, उसको दूर करके हम परफेक्ट केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। अब आता है समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करना, तो समीकरण संतुलित करने की यहाँ पर हम देखेंगे, समीकरण संतुलित करने की दो विधि होती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो संतुलित करने की दो विधि होती है। पहला विधि होता है, ये कहलाता है अनुमान विधि, दूसरा कहलाता है आंशिक विधि। देखिए ये जो दो विधि है, पहला जो अनुमान विधि है, अनुमान विधि या इसको हम भूल विधि भी कहते हैं या जांच विधि भी नाम से जाना जाता है, एक सामान्य विधि होता है। और इस विधि में हम ये देखते हैं कि जो अभिकारक है उसके परमाणु संख्या, जो प्रोडक्ट है उसके परमाणु की संख्या के समान हम दोनों का संख्या को हम एक अनुमान के द्वारा हम उसको बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये हम देखें अनुमान विधि का, तो अनुमान विधि से हम यदि जैसे मान लिया आपका एक समीकरण लिख देता हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये क्रिया कर ये बनाता है अमोनिया NH3। तो इस समीकरण में हम देखें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये देख रहे हैं 3 है, मतलब इस प्रकार के अनुमान विधि का उपयोग हम करने के लिए हम सामान्य सिंपल समीकरण को करते हैं, और जो आंशिक विधि है वो आपका कुछ जटिल अभिक्रियाओं का इसके द्वारा संतुलित किया जाता है। तो जैसे हम देखें कि सबसे पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया जाता है। तो इसमें हम देखें हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 3 परमाणु है, देख रहे हैं H3 है, और यहाँ पर 2 परमाणु है। तो 2 परमाणु और यहाँ 3 परमाणु, अभी बैलेंस नहीं है, तो जितना परमाणु यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो ऐसे संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 3 का जो है गुणा कर देंगे तो 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 3 जो गुणा होकर 6 हो जाएगा। इसका मतलब 6 परमाणु हाइड्रोजन का और 2 परमाणु होगा नाइट्रोजन का। अब इधर भी देखते हैं, 2 परमाणु नाइट्रोजन के तो बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, 6 है, तो इसको 2 से हम गुणा करें ताकि 6 आ जाए, तो ये आपका 3 हो जाता है, और ये हो गया 3 दूने 6। तो इस प्रकार से ये जो विधि है इसके द्वारा हम समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो लिखे हैं देखिए, मीथेन, ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल। अब यहाँ पर मीथेन में देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है 4, और जब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 4 लाने के लिए हम 2 से यहाँ पर सामने में N2 का गुणा कर देंगे,
तो N2 का भी है 2 का, तो 2 2 हो गया 4, ये 4 हो गया। कार्बन कितना है 1, यहाँ पर भी 1 हो गया। अब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखिए तो ऑक्सीजन को यहाँ पर पहले लिख लिया, इसको ये आपका परफेक्ट हो गया, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन को गिन लेना है। तो ऑक्सीजन गिनेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 परमाणु है और यहाँ पर भी 2 परमाणु है, 2 और 2 4। तो यहाँ पर 2 परमाणु है तो हम किससे गुणा करेंगे, 4 आएगा तो 2 से, तो हो जाएगा ये जो समीकरण बना ये आपका संतुलित समीकरण है। ये समीकरण संतुलित समीकरण है। उसी प्रकार से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं Mg और HCl पर, तो Mg और HCl पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे हाइड्रोजन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो इसको हम 2 लाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो जैसे मैं पहले बताया कि संतुलित समीकरण करने के लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हाइड्रोजन और छोटे परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे छोटे परमाणु को हम पहले संतुलित करते हैं, फिर इधर हम उतने परमाणु लाते हैं, क्योंकि द्रव्य के अविनाशता का नियम कहता है द्रव्य के अविनाशता ना तो हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ पदार्थ न उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ जितना अधिकारक में परमाणु संख्या होगी उतना ही उत्पाद में परमाणु संख्या होगी। इसलिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो परमाणु संख्या समान है मतलब उसका भार भी समान होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 है तो ये 2 हो गया, Cl 2 है तो 2 हो गया, Mg ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। अब इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट अभिक्रिया के लिए CaCO3 यह कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्रिया करके बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब देखिए ये समीकरण संतुलित करना है तो यहाँ पर जो द्रव्य का विनाशता नियम कहता है जितना इधर का भार होना चाहिए उधर का भार भी उतना होना चाहिए। परमाणु वही है तो वही होना चाहिए। तो निश्चित है कैल्शियम का जो भार होता है ये होता है 40, कार्बन का भार होता है 12 और 16 होता है तो 16 तिया 48, 3 गुणित 16 तो 48, ये 60, 100, ये हो गया 100। इसी प्रकार से अब HCl का देखें तो HCl का भार हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल हो गया 36.5। अब देखिए तो पहले तो बैलेंस कर लें। तो जो Cl है यहाँ देख रहे हैं Cl कितने अणु है तो यहाँ पर भी उसको लाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो आपका इसका 2 से गुणा हो जाएगा तो 35, 36, 72 और 1 हो जाएगा 73 और ये 100 है तो टोटल हो गया 173। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कितना है देखिए 2 और 1 3, यहाँ पर 3 है, कार्बन 1 या 1 है, पूरा बैलेंस है। कैल्शियम 40 और क्लोरीन 35.5 का 2 से गुणा कर देंगे तो 70 और 1 हो जाएगा 71 प्लस कार्बन का भार 12, ऑक्सीजन का 32, टोटल हो जाएगा 44 और 2 हाइड्रोजन का भार 1 का 1 होता है हाइड्रोजन का, लेकिन 2 परमाणु भार 2 हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16 और हो जाएगा 18, तो 18, 44 और ये हो जाएगा 111। तो टोटल करेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 173 और इधर भी हम देख रहे हैं 173। तो इस प्रकार से ये जो है द्रव्य के अविनाशता या द्रव्य संरक्षण का नियम इसका ये पालन करता है। तो आपने ये देखा कि अनुमान विधि से हम समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा विधि है और वो विधि होता है आंशिक विधि। तो आंशिक विधि से समीकरण को संतुलित करना। तो आंशिक विधि जैसे मैं पहले बताया इसका उपयोग हम तब करते हैं जब
अभिक्रियाएं कुछ जटिल होता है, तो जटिल अभिक्रियाओं का हम जो है इस प्रकार से आंशिक विधि के द्वारा हम उसको संतुलित करते हैं। तो इसके लिए हम एक लेते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल को हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से क्रिया कराई जाती है। तो जब इसको क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर यह बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये याद होना चाहिए आपको कि क्या बनता है, H2O और सल्फर। ठीक है, देखिए ये पहला हम स्टेप फर्स्ट देखिए, ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S गैस से क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड जल और सल्फर देता है। ये क्रिया होता है, ये ढांचा समीकरण है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो ऐसे समीकरण को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करके उसको अलग अलग संतुलित करते हैं और उसके बाद फिर एक साथ सबको जोड़ देते हैं। देखिए, तो इसको हम अलग अलग स्टेप में, ये आपका समीकरण हो गया, इसको हमें संतुलित करना है। तो हम इसको दो स्टेप पे तोड़ेंगे। पहला है HNO3, पहला HNO3 क्रिया कर ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जल और नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन ये आपका O लिखते हैं। और नवजात ऑक्सीजन मतलब जिसको हम बोल सकते हैं तुरंत ऑक्सीजन जन्म हुआ है, और वो ऑक्सीजन जो है परमाणु अवस्था पर होता है, और तुरंत ये परमाणु अवस्था पर ये बहुत एक्टिव होता है परमाणु, क्योंकि इसका स्वतंत्र होता नहीं है परमाणु जो है ऑक्सीजन का, इसलिए तुरंत अन्य के साथ क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। तो अब इसको हम पहला स्टेप है HNO3 जो है दो भागों में, मतलब एक क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड दिया, जल और दिया नवजात ऑक्सीजन। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितना है, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, तो 2 लाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए कितना है, नाइट्रोजन 2 हो गया 2, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया 3 2 6, तो इसको 6 लाना है। तो 6 लाना है तो इसको हम 2 3 4 जितना भी होगा उसको बढ़ा देंगे, लेकिन इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर हो गया 1 3, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ये चौकोर ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे पता चलता है नवजात ऑक्सीजन है। ये पहला स्टेप है। फिर जो है दूसरा स्टेप में क्या होता है, जो H2S होता है इसी नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है। देखिए जो यहाँ पर देख रहे हैं H2S नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बनाता है H2O जल और सल्फर। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस करने के पहले हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 नवजात ऑक्सीजन परमाणु है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। अब उसको ये भीतर को बैलेंस कर लीजिए। हाइड्रोजन 2 है 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो गया, सल्फर 1 है तो 1 हो गया। अब इसको 3 से गुणा करेंगे और ये ब्रैकेट लगाकर गुणित 3 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ ये सब का 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये सब का 3 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब ये हो गया स्टेप 2। अब देखिए ये समीकरण जिसको बैलेंस करना है उसको 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त करके उसको हम टोटल जोड़ देंगे। तो जोड़िए इसको, और जो कॉमन है लेफ्ट का जो सेम परमाणु अणु या कोई यौगिक है राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल इसके साथ। अब जो कैंसिल
नहीं होता उसको हम लिखेंगे, और जो समान है उसको एक साथ करके लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2HNO3 प्लस 3H2S इक्वल 2NO प्लस, देखिए H2O यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये 3 अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, तो 3 और 1 4, एक साथ मिलाकर लिखेंगे 4H2O प्लस 3S। अब ये जो समीकरण है, ये समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण है। इसी प्रकार से एक और अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। ये है, अन्य समीकरण ले, और ये आंशिक विधि का उपयोग करना है। कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर को यानी तांबे को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कराया जाता है, तो ये बनता है कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, और बनता है जल। ठीक है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि इनसे क्रिया कर ये बनता है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इस समीकरण को आंशिक विधि द्वारा संतुलित करना है। इस समीकरण को आंशिक विधि द्वारा संतुलित करना है। तो इसको हम दो या दो से अधिक पार्ट में तोड़कर उसको संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप में जो है, स्टेप पहला H2SO4 जो है, H2SO4 ये विच्छेदित होकर या टूटकर ये बनाता है जल, सल्फर डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या बना लिया, जल बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन। अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हो गया, सल्फर 1 है तो 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो 1 3 और 1 4। ये आपका, किसी को इंटू करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टेप जो कॉपर है, फिर दूसरे अणु के साथ कॉपर जो है क्रिया करता है, और ये जाएगा H2SO4 और Cu कॉपर। अब देखिए ये जो परमाणु है नवजात ऑक्सीजन है, ये प्लस ऑक्सीजन लिखे, ये हो गया। अब ये क्रिया करता है और ये बना लेगा कॉपर सल्फेट प्लस H2 और O, हो जाएगा H2O। इससे बैलेंस है, किसी को किसी और अन्य से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बैलेंस है। ये दूसरा स्टेप है। अब हम दोनों स्टेप को जोड़ देते हैं, तो दोनों स्टेप को जोड़े तो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों सेम है तो 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे 2H2SO4 प्लस ये हो जाएगा Cu, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया, और H2O 2 बार है तो ये आएगा 2H2O। अब ये जो बना ये कहलाएगा संतुलित समीकरण। अब इसको चेक करके देख लीजिए, सब इधर जितने परमाणु इधर होना चाहिए, हाइड्रोजन का 2 दूनी 4 है, इधर भी 4 है, सल्फर का 2 है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 4 है, 4 दूनी 8 है, तो 4 2 6 और 2 8, और उसके बाद कॉपर 1 कॉपर। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण होता है। तो किसी भी समीकरण को हम 2 विधियों के द्वारा, पहला हम बताए अनुमान विधि या भूल विधि, दूसरा जो विधि है वो है आंशिक विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। इसमें मैं फिर कुछ प्रश्न दूंगा आपको,
और इस प्रश्न में आपको संतुलित करके व्हाट्सएप